हेलो एवरीवन। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपकी नई वीडियो लेकर। ये जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है DSSB TGT या UP TGT के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन है, तो उसका ये सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। तो जो हमने कल करा था उसी के आगे कंटिन्यूशन में हम आज सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हम आज और देखेंगे, और ये जो टॉपिक था हमारा जो चल रहा था बिहेवियर ऑफ मैटर, ठीक है ना, इसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी जो मैंने पढ़ाया है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, MCQ करेंगे। MCQ जो एग्ज़ाम में डेफिनेटली उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ये आपके बहुत यूज़फुल होने वाले हैं जो MCQ मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो ये थ्योरी पोर्शन के बाद आज उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका जो MCQ पोर्शन है MCQ वाला वो हम चालू करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है, आज की वीडियो। अगर आप देख पा रहे हो जो पहला टॉपिक है मेरे पीछे, जो पहला टॉपिक है वो है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। अगर हम बात करते तो बेसिकली जो हम सबसे शुरू में करेंगे मैटर के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। मैटर क्या होता है, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, यानी कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास और क्या करे, स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसको हम क्या कहेंगे, आपका मैटर बोलेंगे, ठीक है। तो मैटर फर्दर क्लासिफाइड है टू पार्ट्स में। पहला है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। और अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो ये फर्दर क्लासिफाइड है दो पार्ट्स में। पहला है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड, ठीक है। और इसी तरीके से मिक्सचर भी दो पार्ट में क्लासिफाइड है, मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ये बेसिकली इनकी क्या है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है। आगे आते हैं, अगर हम आगे चलें तो एलिमेंट जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं। पहला है आपका मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। तो एलिमेंट जो है वो फर्दर तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड है, ठीक है। तो इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि होता क्या है वन बाय वन करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो प्योर सब्सटेंस होते क्या हैं, प्योर सब्सटेंस को देखते हैं। प्योर सब्सटेंस बेसिकली जैसे उसके नाम से पता चल रहा है, प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है वो प्योर फॉर्म में, यानी उसके अंदर सेम टाइप क्या है, पार्टिकल्स है, यानी उसके अंदर कोई और टाइप्स का पार्टिकल ऐड नहीं हुआ। तो जो सेम टाइप्स के पार्टिकल होते हैं अगर किसी सब्सटेंस के अंदर, तो उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसका जो पहला पार्ट है वो है आपका एलिमेंट। एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एलिमेंट का जो सबसे पहले नाम दिया वो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने और एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर ने, ठीक है, इन्होंने इनका नाम दिया एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट बेसिकली क्या है, दो सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन या विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रेकेबल, ठीक है। तो वो सभी सब्सटेंस जिनको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता उसको हम क्या कहते हैं, उसको एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ तो एग्जांपल की बात करता हूँ तो आपका गोल्ड, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या हैं, इसके एग्जांपल हैं। ये सारे बेसिकली क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। कैसे एलिमेंट्स हैं, अगर मान लो कोई मैं गोल्ड का पीस लेता हूँ तो उसके अंदर से अगर मैं कहीं से भी किसी भी पोर्शन से किसी भी साइड से अगर निकालता हूँ वहाँ से, तो हमेशा जो निकलेंगे वो क्या निकलेगा, गोल्ड ही निकलेगा। और कहीं से भी आप इस कोने से निकालो या उस कोने से, तो जो भी पार्टिकल आप निकालोगे उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आएगी, सेम आएगी। यानी पूरे गोल्ड के अंदर सेम टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं। प्योर गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें 24 कैरेट की बात कर रहा हूँ, 22 कैरेट की नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें तो थोड़ा सा कॉपर मिलाया जाता है, तो उसमें वो प्योर सब्सटेंस में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद अगला है, आगे आते हैं, जो अगला है हमारा है वो है कंपाउंड। कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, ये रहा कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड वो सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन हुए होते हैं, यानी केमिकली बॉन्डेड होते हैं। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। अब जो कंपाउंड है उसको कभी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता, यानी उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं या जो एलिमेंट की अगर मैं बात करता हूँ उनको कभी भी
फिज़िकल प्रोसेस से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास सपोज़ करो H2O है, H2O है, तो इसके अंदर दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर मैं इसको चाहूँ कि ये किसी भी फिज़िकल प्रोसेस से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाए, इसको मैं फिज़िकल प्रोसेस से इनको अलग कर सकूँ, तो मैं नहीं कर सकता। केमिकल प्रोसेस से इनको अलग किया जा सकता है, लेकिन फिज़िकल प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता। तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एक से एग्जाम्पल हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो वाटर है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे आपको एग्जाम्पल यहाँ दिख रहे होंगे। ठीक है, और मीथेन है, सोडियम क्लोराइड NaCl है। तो ये सारे क्या हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, किसके, कंपाउंड्स के। ठीक है, कंपाउंड्स के अंदर एक और ख़ास बात होती है कि कंपाउंड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं या पार्टिकल होते हैं, उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है और जो कंपाउंड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, सपोज़ करो मुझे वाटर, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो मुझे वाटर ही बनाना है। वाटर का अगर एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, तो सपोज़ करो वाटर कैसे बनेगा, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, तो ये वाटर बनेगा। अब अगर आप देखोगे तो जो है वो क्या, गैस है। ठीक है, और आपका ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, दोनों गैस हैं। और लेकिन जो वाटर है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी जो डिफरेंट गैसेस को अगर हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड मिलेगा। तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो गैसेस थी। ठीक है, और जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या था, लिक्विड था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, कंपाउंड से हमेशा डिफरेंट आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड हो गया। कंपाउंड के बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला जो टॉपिक था हमारा वो है मिक्सचर। मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो मिक्सचर नाम से पता चलता है, मिक्सचर क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। ठीक है, उसके जिनको मिलाया जाता है उसको हम कहते हैं कंपोनेंट, यानी दो या दो से ज़्यादा जो कंपोनेंट मिलकर बनता है वो हमारे क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगर हम चलें, ठीक है, तो जो मिक्सचर होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर, जो इसमें दिया हुआ है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, देखो बेसिकली मिक्सचर बनेगा कैसे, उसको पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हमारे लिए ताकि ईजी हो जाए। ठीक है, देखो सपोज करो हमारे पास बीकर है, ये बीकर है, इसके अंदर हमने क्या लिया, पानी ले लिया। ठीक है, पानी लेने के बाद इसमें हमने क्या करा, जो है सॉल्ट डिज़ोल्व कर लिया। ठीक है ना, सॉल्ट डिज़ोल्व कर। अब इसके अंदर दो चीज़ें, एक तो सॉल्ट है और दूसरा क्या है, वाटर है। ठीक है, अब जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसको कहते हैं हम सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो ये हमारा हो गया वाटर सॉल्वेंट, और दूसरा हो गया जो कम क्वांटिटी में होता है उसको कहते हैं सॉल्यूट। ठीक है, तो अब अगर हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को आपस में मिला दें, ठीक है, तो जो हमारा बनेगा उन दोनों को मिलाकर ये बनेगा आपका मिक्सचर। ये हमारा हो गया मिक्सचर। ठीक है, तो हमने मिक्सचर बना लिया। ठीक है, अब मिक्सचर जो है, अब अगर जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, यानी वो इक्वली स्प्रेड हो गया थ्रू आउट द सॉल्वेंट, देन वो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो होमोजीनियस मिक्सचर, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, अब होमोजीनियस मिक्सचर का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर का जो एग्जांपल है लेमनॉइड है, यानी आप जो शिकंजी बनाते हो तो उसके अंदर आप क्या करते हो, पानी लेते हो, नींबू डालते हो, और जो भी डालना होता है नींबू वगैरह वो डाल के फिर वो उसको आप जब टेस्ट करते हो तो ऐसा नहीं होता कि कहीं पे नमक ज़्यादा, कहीं चीनी ज़्यादा, कहीं खट्टा ज़्यादा, ऐसा नहीं होता।
थ्रू आउट द लेमनॉइड क्या होता है, उसकी कंपोजिशन सेम रहती है, यानी उसका टेस्ट क्या रहता है, सेम। तो दैट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस की बात करता हूँ तो उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते सॉलिड पार्टिकल। एग्जाम्पल लेते हैं सैंड इन वाटर। तो सैंड इन वाटर, अगर आप वाटर के अंदर सैंड डालोगे तो क्या होगा कि जो सैंड के जो भारी पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, और जो हल्के पार्टिकल हैं वो उसके ऊपर सस्पेंडेड रहेंगे, ठीक है ना, तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हो जाएगा। तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। जो इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें आपको दिया हुआ है ये रहा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अगला टॉपिक है हमारा। सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन नथिंग बट इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, यानी जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखोगे तो यहाँ से आप, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी आपको नोट डाउन करना है देन वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। आई होप कि आपको क्लियरली विजिबल होगा। अगर नहीं होगा तो आप नीचे कमेंट सेशन में जाके उसको कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं उसको और क्लियरली समझा सकूं और आपको दिखा सकूं, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल, मैंने आपको बता ही दिया सॉल्यूशन का लेमनॉइड है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और जो चीज़ आती है एग्ज़ाम में, वो कोई भी आपको एक सॉल्यूशन या मिक्सचर दे देगा, उसमें पूछेगा इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताओ क्या है। तो इसमें जो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है या वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो बनता है एग्ज़ाम में, वो है आपका टिंचर ऑफ आयोडीन का, ठीक है ना। तो अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है टिंचर ऑफ आयोडीन। तो टिंचर ऑफ आयोडीन की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल होता है वो आपका आयोडीन होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है? एल्कोहल, ठीक है। सॉल्वेंट एल्कोहल होता है और सोल्यूट क्या होता है? आपका आयोडीन, यानी एल्कोहल के अंदर आप क्या करते हो? आयोडीन को जब मिलाओगे तो आपका क्या बन जाएगा? टिंचर ऑफ आयोडीन बन जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से बनने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद आते हैं हम अगला आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉलिड होता है, सॉलिड गैस होता है, लिक्विड गैस होता है, गैस से गैस होता है। तो बहुत सारे टाइप्स के क्या होते हैं। तो इसमें से कुछ दिए हुए हैं, देखो ज़रा। पहला क्या देख पा रहे हो? तो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। तो सॉलिड जो है वो सॉल्यूशन हमारा बन सकता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारा जो एलॉय होते हैं, तो एलॉयस आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि एलॉय की बात करता हूँ तो ब्रास और ब्रोंज, दो एलॉय हैं, ब्रास और ब्रोंज, ठीक है ना। तो ये क्या है? एग्जाम्पल हैं किसके? आपके सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन के। नेक्स्ट आपका जो है वो आपका आ जाता है सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड का तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप देखते हो कि सॉल्ट इन वाटर। तो सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट क्या होता है? सॉलिड होता है, वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। देन डिजॉल्व कर दो तो सॉलिड इन लिक्विड बन जाएगा। उसके बाद अगला आता है आपका, नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का मतलब होता है कि सॉलिड की क्वांटिटी ज़्यादा है और लिक्विड की क्या है? कम है। तो इसके अंदर हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट है, आपका आयरन सल्फेट है। तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, मतलब इसके अंदर सॉलिड जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलिन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? हम लिक्विड एंड सॉलिड कहते हैं, ठीक है। इसमें और भी एग्जांपल दिए हुए हैं। अमलगम है मरकरी, ठीक है, मरकरी लिक्विड एंड सिल्वर सॉलिड, यानी अमलगम जो होता है, अमलगम एलॉय होता है किसका? मरकरी का एलॉय होता है, उसका हम अमलगम कहते हैं। तो इसके अंदर सिल्वर और मरकरी होता है। तो सिल्वर जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, मरकरी क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? लिक्विड इन सॉलिड का। उसके बाद आते हैं हम अगला, गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड जो एरेटेड ड्रिंक होती हैं, यानी जो सोडा वाटर होती हैं, तो उसके अंदर या पेप्सी कोका कोला अगर आप देखोगे तो लिक्विड होता है। लिक्विड के अंदर क्या होती है? हाई प्रेशर पे गैस भर दी जाती है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है? गैस इन लिक्विड हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो गैस इन गैस। तो गैस इन गैस की अगर हम बात करेंगे तो गैस इन गैस में क्या आता है? आपका एयर आ गई, ठीक है ना, क्योंकि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो उसमें बहुत सारी गैसेस आपस में मिक्स रहती हैं, तो एयर इसका एग्जांपल हो जाता है। तो ये बहुत इजी
चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए, मेमोराइज़ करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इन द डिफरेंट टाइप्स, जिसमें हम बात करते हैं पहला जो हमारा है वो है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है? वो सॉल्यूशन जिसके अंदर आपने क्या करा, सपोज करो वाटर लिया, वाटर के अंदर आपने क्या करा, सॉल्ट डाला, सॉल्ट को उसको डिज़ोल्व करते रहे, ठीक है। तो सॉल्ट डाला, डिज़ोल्व हो गया, सॉल्ट डाला, डिज़ोल्व हो गया, एंड देन फर्दर एंड दिस प्रोसेस इज सो ऑन। तो क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पर जो सॉल्ट है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, यानी अगर उसके अंदर एक क्रिस्टल भी अगर आपने फालतू डाल दिया सॉल्ट का तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो एट दैट पॉइंट that solution is called saturated solution, that solution is called saturated solution। तो उस पॉइंट पे उसको क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, जहाँ पर सोल्यूट पार्टिकल फर्दर डिज़ोल्व होना बंद हो जाए। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद कितना सोल्यूट किसी उसके अंदर डिज़ोल्व हो सकता है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ निकालेंगे उसको कहेंगे हम सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, सोल्यूबिलिटी इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 100। तो वहाँ से उसकी सोल्यूबिलिटी निकल के आएगी कि कितना ये डिज़ोल्व हो सकता है, यानी कितना सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आगे। ठीक है, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। अच्छा, इससे पहले हम देख लेते हैं, जो सोल्यूबिलिटी है वो डिपेंड करेगी किस पे, टेम्परेचर पे। तो अगर टेम्परेचर उसका बढ़ाते जाओगे तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी अगर आपने क्या करा, नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आपने सॉल्ट डिज़ोल्व करा और वो एक टाइम आने के बाद सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, यानी वो और डिज़ोल्व नहीं हो सकता। तो अगर आप उसका टेम्परेचर और इंक्रीज़ कर देते हो, उसको हीट कर देते हो, देन वो फर्दर डिज़ोल्व होना चालू हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगी। अगला जो है वो है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसके अंदर कि हमने क्या करा कि सॉल्ट को थोड़ा सा डिज़ोल्व करा, लेकिन उसमें और भी सॉल्ट डिज़ोल्व हो सकता था, लेकिन हमने इतना डिज़ोल्व नहीं करा, यानी कम डिज़ोल्व करा। ठीक है ना, या हमने क्या करा कि उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा डिज़ोल्व कर दिया। क्या नाम है, एक टाइम आया कि जहाँ पे वो डिज़ोल्व होना बंद हो गया, लेकिन हमने और एक्स्ट्रा उसके अंदर क्या करा, सॉल्ट डाल दिया और वो डिज़ोल्व नहीं हुआ। तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद तीसरा जो आता है वो आपका आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें क्या होता है कि सैचुरेशन से ज़्यादा सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया जाता है। यानी आपने क्या करा, सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व करना शुरू करा और एक टाइम पर उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया, यानी वो डिज़ोल्व होना बंद हो गया। लेकिन आपने फिर क्या करा, आपको हीट करा, हीट करने के बाद और सॉल्ट उसके अंदर डालते गए और वो डिज़ोल्व होता गया। ठीक है ना, अब उसको जब आप ठंडा करोगे, ठंडा करने के बाद क्योंकि उसके अंदर सैचुरेशन से ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व हो चुका है, तो अब ठंडा होने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और वो क्या होगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या होगा, आपका जो है स्मॉल क्रिस्टल्स बना लेगा, यानी क्रिस्टल की फॉर्म में क्या होगा, नीचे सॉल्ट आपका डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, किस केस में, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट के अंदर कम है तो उसको बोलेंगे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा है तो वो बोलेंगे हम उसको कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फर्दर क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। पहला जो है वो आपका है फर्स्ट आपका ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है, यानी वो सॉल्यूशन जिनमें पार्टिकल सोल्यूट पार्टिकल को नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। यानी अगर आप उसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल को नेकेड आई से देखने की कोशिश करोगे तो आपको विजिबल नहीं होंगे, और उसमें पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है
उसमें जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल का साइज आपका 1 नैनोमीटर होता है, यानी 1 नैनोमीटर से कम वाले जो पार्टिकल होते हैं उन सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है। सेकंड आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के में जो पार्टिकल की रेंज होती है, पार्टिकल के साइज की रेंज होती है वो आपकी होती है 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक। 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक उसकी रेंज होती है पार्टिकल के साइज की कोलाइडल सॉल्यूशन में। और उसके बाद हम बात करते हैं आपका सस्पेंशन। तो सस्पेंशन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो पार्टिकल होता है वो मोर देन 100 नैनोमीटर होता है, यानी 100 नैनोमीटर से जो ज़्यादा साइज होता है पार्टिकल का जिसके अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। तो जो पार्टिकल की साइज़ की रेंज है वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यार पूछ सकता है कि कोलाइडल के पार्टिकल की जो साइज़ की रेंज होती है वो कितनी होती है। ठीक है। और इसके एग्जांपल क्या क्या है, तो ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर हो जाएगा आपका। ठीक है। लिक्विड आइस हम नहीं दे सकते। कोलाइडल में अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। कोलाइडल का बेसिकली स्टार सॉल्यूशन हो गया, या मिल्क इन वाटर हो गया, या कुछ एल्बुमिन हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, एग्जांपल हैं किसके, कोलाइडल सॉल्यूशन के, कि इसमें पार्टिकल का साइज मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा ना कम। सस्पेंशन में का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो इसमें सैंड इन वाटर हो सकता है, क्योंकि इसमें पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, नेकेड आई से ईजिली विजिबल हो सकता है उसको। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अब हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया, सॉल्यूशन के बारे में डिटेल पढ़ ली। अगला है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन में क्या है कि आपको कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन में आपको आप कैसे किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, यानी कितने सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डिजोल्व है ये पता करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए डिफरेंट फार्मूले होते हैं। कौन कौन से फार्मूले होते हैं वो हम देख लेते हैं। ये कुछ फार्मूले हैं, ठीक है, जिससे हम निकाल सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के फार्मूले आपको दिए हुए हैं। ठीक है। पहला है परसेंटेज बाय वेट। इसका मतलब जैसे नाम से पता चला, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको वो आपका आ जाएगा परसेंटेज बाय वेट। तो पहला ये रहा। सेकंड है अगर हम बात करते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। तो यहाँ से सेकंड आ जाएगा। उसके बाद मास बाय वॉल्यूम है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। उसके बाद है अगला पीपीएम। पीपीएम होता क्या है, पीपीएम की अगर मैं बात करता हूँ तो पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। यानी 1 मिलियन सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है उसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल कितने, ठीक है, 1 मिलियन सॉल्वेंट के पार्टिकल के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल कितने हैं, वो आपका पीपीएम होता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और इनटू में 10 की पावर 6, यानी 1 मिलियन के अंदर कितना होता है, 10 की पावर 6 होता है 1 मिलियन हमारा, तो इनटू में 10 की पावर 6 आ जाएगा। तो वहाँ से पार्ट्स पर मिलियन निकल के आ जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले, आप चाहो तो इनको वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हो, उनको नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि इस पर कई बार एक छोटे मोटे न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में टीचर पूछ लेता है। वो होते ईजी हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होगा तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अगला है हमारा नॉर्मेलिटी। ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। इसके बाद जो कुछ टॉपिक हैं वो थोड़े से अच्छे हैं, वो 11th क्लास के टॉपिक हैं, ठीक है ना, जो आपको आने चाहिए। बहुत छोटे छोटे सिंपल टॉपिक हैं, लेकिन 11th में है, छोटे हैं, सिंपल हैं, इसलिए वो टीजीटी के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ लेता है। यानी कुछ टॉपिक 11th 12th के ऐसे हैं जो ईजी हो जाते हैं, तो वो टीजीटी एग्ज़ाम में उठा के वहाँ से क्वेश्चन डाल देते हैं। तो नॉर्मेलिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट किसी सॉल्यूट के हैं। ठीक है। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये होता क्या है।
तो इसके बारे में जानते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला होता है, ये अगर आप देख पा रहे हो तो, है ना। तो इसमें क्या आएगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब वेट ऑफ सोल्यूट तो पता है हमें, लेकिन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट होता है बेसिकली कि उस पर जो चार्ज है, यानी वो जब डिसोसिएट होगा, ठीक है, तो कितने पार्ट्स में वो डिसोसिएट होगा, ठीक है, यानी 2 पार्ट्स में। यानी आप कह सकते हो कि उसके ऊपर जो डिसोसिएट होने के बाद आपका उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, कैटायन या एनायन के ऊपर, ठीक है ना। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक और फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी का, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू परसेंटेज स्ट्रेंथ इंटू 10 अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, एक ये फॉर्मूला है इसका नॉर्मेलिटी का। तो नॉर्मेलिटी के 2 फॉर्मूले आपने देखे, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। तीसरा जो फॉर्मूला है N1V1 इंटू N2V2, यानी अगर हम क्या कर रहे हैं कि 2 सॉल्यूशन आपस में मिक्स कर रहे हैं और एक की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम पता है और दूसरे का हमें वॉल्यूम पता है लेकिन नॉर्मेलिटी नहीं पता, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, पहले वाले की हेल्प से दूसरे वाले की क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर जो टाइट्रेशन वगैरह होती है 11th-12th में लैब के अंदर, तो टाइट्रेशन में इस फॉर्मूले का यूज़ होता है, एक की हेल्प से जिसकी जो नॉन सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी हमें पता है उसकी हेल्प से अननोन सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालते हैं। सिमिलर केस में अगर हम आ गए हैं तो मोलैरिटी है। मोलैरिटी भी क्या है, मोलैरिटी भी एक क्या नाम है आपका, एक टर्म है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी का भी फॉर्मूला होता है, एक तो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। तो 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसकी मोलैरिटी कहेंगे। दूसरा जो फॉर्मूला है इसका मोलैरिटी का, वो आप देख रहे हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू परसेंटेज स्ट्रेंथ इंटू 10 अपॉन में आपका मोलिकुलर वेट। तो ये दूसरा फॉर्मूला आ जाता है, दूसरा फॉर्मूला आता है। आगे आते हैं, इसी का सेम थर्ड फॉर्मूला भी है जैसे नॉर्मेलिटी का था, वो क्या है आपका M1V1 इंटू M2V2, बस वहाँ पे N1V1 N2V2 था, यहाँ पे M1V1 इंटू N2V2 है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट है आपका मोलैलिटी। मोलैरिटी नॉर्मेलिटी हो गया, मोलैरिटी हो गया। मोलैलिटी की अगर हम बात करते हैं तो मोलैलिटी क्या होता है कि मोलैलिटी होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वहाँ पे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था मोलैरिटी में, यहाँ पे 1 kg ऑफ क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। और इंटू में कुछ है नहीं, अगर आप उसको 1000 में लोगे, ठीक है। अगर आप ग्राम में ले रहे हो तो इंटू में 1000 करना पड़ेगा, और अगर आप ऑलरेडी केजी में ले रहे हो तो 1000 इंटू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद आता है अगला स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है किसके बीच में, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ के बीच में, ठीक है। उसमें क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें है द वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें 1 लीटर में कितने सोल्यूट का वेट प्रेजेंट है, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, है ना। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मोलैरिटी, ठीक है। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर अगर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है दैट इज मोलैरिटी, और कितना वेट प्रेजेंट है सोल्यूट का दैट इज स्ट्रेंथ, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की अगर हम डेफिनेशन लें तो टोटल नंबर ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, यानी जब हम क्या करते हैं 2-3 चीज़ें साथ में मिक्स कर देते हैं
तो उसके अंदर सबके क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी भी पर्टिकुलर XYZ जो सोल्यूट है उसका निकालना है कि उसके कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, तो हम क्या निकालेंगे, उसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सोल्यूट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द सोल्यूट्स पार्टिकल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करते तो इसके फॉर्मूला है, ठीक है, और एक रिलेशन भी है किसके बीच में, मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में, ठीक है, और डेंसिटी के बीच में। वो आप देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा टीचर ने पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई रखा और कोशिश करा थोड़ा सा हाई रखने की, तो वो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन ज़रूर देगा, ठीक है। फॉर्मूला ज़रूर आप ध्यान से देख लें कि इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है। और हमेशा जो मोल फ्रैक्शन होते हैं डिफरेंट सॉलिड पार्टिकल के, ठीक है, तो उनका सम हमेशा 1 होता है। जैसे प्रोबेबिलिटी में जितने भी इवेंट होते हैं उन सबका सम कितना होता है, 1 होता है। सिमिलरली जितने भी सॉलिड पार्टिकल का मोल फ्रैक्शन होता है उन सबका सम क्या होता है, हमेशा 1 होता है। यानी अगर आपको 2 सॉलिड पार्टिकल दिए हुए हैं और एक का आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, दूसरे का निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका सेकेंड वाले का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम नेक्स्ट आगे आते हैं, ठीक है। तो इसमें एक न्यूमेरिकल बहुत छोटा सा दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 1 देख लो, ठीक है ना। तो अगर आप इसको नोट डाउन कर लो और इसको कोशिश करो इसको सॉल्व करने की, नीचे इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आप इसका सॉल्यूशन मत देखना, सिर्फ इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है ना। और सॉल्व करके फिर देखना कि आपका आंसर सही आ जाएगा यार। ये जो फॉर्मूले मैंने करवाए हैं इसी के बेसिस पे ये आपका ये जो न्यूमेरिकल है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। एक और एग्जांपल ऊपर दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 2 है, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी ट्राई